हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग फिर से वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का यह दूसरा और अंतिम वीडियो है जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। किंतु इन प्रश्नों को जानने से पहले हम लोग फिर से वैदिक सभ्यता क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता मानी जाती है, जो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल भिन्न सभ्यता थी। जहाँ सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वक्त को और ना बर्बाद करते हुए हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, यानी उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इन 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उपनिषद काल के राजा केकई राज्य के शासक थे, यानी इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो इन 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका कठोपनिषद में। कठोपनिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा यानी काबुल स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इसका 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन अफगानिस्तान, यानी वैदिक नदी कुभा जो काबुल में स्थित है वो कहाँ अभी वर्तमान में है, तो वह वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली कौन सी प्रतिपादित की गई है ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इन 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो देखते हैं 4 ऑप्शंस में इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंतरंजी खेरा से, यानी अंतरंजी खेरा के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपका लोहे से अपरिचित थे, यानी लोहे का परिचय आर्यों ने ही करवाया। लोहे का इस्तेमाल सबसे पहले आर्य सभ्यता में ही किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अंतरंजी खेड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यानी ऋग्वेद पर आधारित इन ग्रंथों में कौन सा है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामवेद। सामवेद ही ऋग्वेद पर आधारित ग्रंथ है, क्योंकि ऋग्वेद में दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा है कि ऋग्वेद में आपका जो देवता को प्रसन्न करने के लिए उस मंत्रों का उल्लेख किया गया है और पूजन की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन मंत्रों में बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिनको गायन विधि के द्वारा संपादित किया जाता है। तो उन गायन विधि वाले मंत्रों को ही सामवेद में दिया गया है, उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर इसलिए हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित सामवेद ग्रंथ है। इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका इसका 4 ऑप्शन में आपका सही जवाब हो जाएगा ए भागवत। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्थान त्रयी में शामिल भागवत नहीं है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, यानी कर्म का सिद्धांत कहाँ किससे संबंधित है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो इस 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है, इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इन 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। दोस्तों यज्ञ संबंधी जितने विधि विधान थे इस यजुर्वेद में उसका उल्लेख किया गया है। यह गद्य और पद्य दोनों में विद्यमान है। इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा थी, यानी वैदिक युगीन सभा कैसी थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों देखते हैं 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब क्या होगा। तो वैदिक युगीन सभा दोस्तों मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद ही वैदिक युगीन सभा मानी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोक शासन प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गणतंत्र, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित जो लोक शासन प्रणाली थी वह गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांख्य। सांख्य दर्शन आधुनिक भारतीय दर्शन की विचारधारा मानी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा सांख्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, यानी इन 6 भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में की गई है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वैदिक युग में। वैदिक युग में इन 6 भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो आर्यों द्वारा कौन सी दस्तकारी व्यवहार में नहीं लाई गई थी ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इस 4 ऑप्शंस में कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा लोहार। लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपका जादुई माया और तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में तो मंत्रों का उच्चारण के बारे में दिया गया है, यानी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र और पूजा की विधियां बताई गई है। सामवेद में उन्हीं मंत्रों को गायन विधि के द्वारा कैसे उच्चारित करना है इसके बारे में बताया गया है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू माया और वशीकरण के बारे में बताया गया। और यजुर्वेद में तो आपका कर्मकांड पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन अथर्ववेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसका सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
आर्य संभवतः आए थे, यानी आर्य कहाँ से आए थे इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इन 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य एशिया से। दोस्तों आर्यों के आगमन के बारे में तरह तरह के तथ्य मौजूद है, लेकिन एक सटीक तथ्य यही माना जाता है अब तक प्रमाणित कि वे मध्य एशिया से आए थे। तो इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभा और समितियाँ प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। ये नहीं होगा दोस्तों। सभा और समितियाँ प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, यानी अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियाँ सभा और समितियों के बारे में उल्लेख दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। यानी 4 ऑप्शंस में से पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो सबसे प्राचीनतम संस्था दोस्तों ऋग्वैदिक युग की सभा मानी जाती है। सभा सबसे प्राचीनतम संस्था थी ऋग्वैदिक युग की। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार है। यानी अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्याय के रचनाकार पाणिनि को माना जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। यानी उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था इस बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रजापति। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था। तो इस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अघन्या यानी वध योग्य नहीं हो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, गाय। इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा गाय। ऋग्वैदिक युग में अघन्या गाय यानी जो वध योग्य नहीं हो वो उन्हें गाय ऐसी पशु थी जिसे वो पूजनीय मानते थे और जिनका वध करना वो योग्य या सही नहीं मानते थे। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तिलक। मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि आर्य कहाँ से आए थे इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत है। किसी ने इसे मध्य एशिया से आया हुआ बताया, तो किसी ने आर्कटिक से आया हुआ बताया। यानी तिलक जी ने इन्हें आर्कटिक से आया हुआ बताया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका तिलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र के रचना किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विश्वामित्र। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। यानी मनुस्मृति किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समाज व्यवस्था। यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित थी। यानी समाज को कैसे व्यवस्थित रखा जा सकता है उसके बारे में जिक्र
किया गया है मनुस्मृति में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक व्यवस्था से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, यानी कि पूर्व आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, प्रकृति की पूजा और यज्ञ। यानी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों कि यज्ञ और पूजा और कर्मकांड आदि आपका वैदिक युग से आरंभ हुआ है, और वैदिक युग में प्रकृति की पूजा और यज्ञ की प्रधानता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, प्रकृति की पूजा और यज्ञ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यजुर्वेद, मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण आपका सर्वाधिक प्राचीन है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों वैदिक सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।